हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। अब बोलेंगे सर हमारा सिलेबस कैसे होगा जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हो। अब हम क्या करें भाई, ठीक है। आपकी स्पीड और लाइव क्लास में इतनी स्लो है, सारे बच्चे को लेके चलना इतना स्लो है, तो एक्स्ट्रा भी देखो। और आपकी तो आदत है ना भैया 1.5x पे करने की, तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हम 1.25 पे पढ़ा देंगे, तुम 1.5 पे देख लेना, हो जाएगा 2 का ठीक है। तो हमारे पास काइनेमैटिक्स इन 1D हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लिया था, ठीक है। प्लस कुछ और क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट वाइज देखेंगे, राइट। तो हमारे पास जो हम लोगों ने देखा था बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, मिनिमम सेपरेशन हमें देखना है, और कुछ अलग से कंसेप्ट भी हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो आपको अगर हम लोग देखें बेटा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, तो बहुत सारे केसेस थे। केस 1 था कि अगर हम लोगों ने h हाइट पर से, ठीक है, एक बॉल को रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया तो ये नीचे जाता था। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट था अंडर रूट में 2h/g, वेलोसिटी अंडर रूट में 2gh। कईयों को याद नहीं होगा लेकिन कोई नहीं, ठीक है। ये वाला केस देखा था। फिर हम लोगों ने एक सेकंड केस देखा था कि जमीन से हम लोगों ने एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंक दिया तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/g आया था, मैक्सिमम हाइट आया था u²/2g आया था, राइट। हम लोगों ने इस टाइप का केस देखा था। फिर हम लोगों ने और भी केसेस देखे थे जहां पर h हाइट पर से जिसके ज्यादा वेटेज था वो आईआईटी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इस टाइप के थे कि आपने बॉल को h हाइट से u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया तो ये ऊपर जाके ऐसे गिरता था, और या फिर आपने h हाइट पर से u वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया तब ये सीधे नीचे जाता था, राइट। तो इन दोनों को इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व करी थी टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इन सारे केसेस में मैंने एक चीज बात बोली थी बेटा, जो बहुत काम की चीज थी, कि इन ऑल दीज मोशंस हमारे पास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हो रहा था, ठीक है। भले ही वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लग रही थी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ले रहे थे, ठीक है। तो इन मोशन अंडर ग्रेविटी अगर मैं बात करूं, इन मोशन अंडर ग्रेविटी जो भी था वहां पर हमारे पास एक ही बात करें बेटा तो एक्सेलरेशन हम लोग -g लेके चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास इन अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन, इन अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों ही की बात करें, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन हमारे पास ग्रेविटी वॉज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी वॉज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। हम लोग जनरली ऊपर वाली सारी चीजों को पॉजिटिव ले रहे थे, नीचे वाली सारी चीजों को नेगेटिव ले रहे थे साइन कन्वेंशन से, राइट। तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव था और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही तो है भैया, हाँ या ना, कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारे पास काइनेमैटिक्स की इक्वेशन है, काइनेमैटिक्स की जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता था, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as, और s nth का भी फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ लिया है u + a/2 × 2n-1, राइट। ये सारी की सारी इक्वेशंस हमारे पास वैलिड हो जाती थी। उसका रीजन ये है वैलिड बिकॉज एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। तो मैंने कहा था बेटा काइनेमैटिक्स इक्वेशन हमारे पास तभी वैलिड होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होती है, राइट। तो हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये वैलिड है, आर ऑल्सो वैलिड इन मोशन अंडर ग्रेविटी, तभी तो यूज कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास कुछ काम की चीजें आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बेटा h हाइट पर से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, आपको याद होगा, ठीक है। मान लो एक ए बॉल है जिसको आपने 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंक दिया, ठीक है, और बी बॉल है जिसको आपने 20 या 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइट है, इस हाइट को हम लोग ले लेते हैं 20 मीटर्स, ठीक है। तो या फिर स्मॉल ले लेते हैं, सपोज 10 मीटर्स, 10 मीटर की हाइट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, व्हेन ए एंड बी विल मीट, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया था भाई? हम लोगों ने लॉजिक कहा था कि कोई भी बॉडी जब मीट करती है तो सेम पोजीशन पर, दो बॉडीज सेम पोजीशन पर सेम टाइम पर होनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट, जरा समझना अभी कन्वेंशनल मेथड जो हमारा चल रहा है, कन्वेंशनल, फिर मैं कंसेप्ट बनाऊंगा, कन्वेंशनल मेथड, और ये सबने करा भी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा टी डिस्टेंस, टी टाइम पर, क्योंकि साइमल्टेनियसली रिलीज करे हैं, ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ओके। तो ये टी टाइम में कुछ नीचे गिरा होगा, ये टी टाइम में कुछ ऊपर आया होगा, तभी तो मीट करेंगे, ठीक है। लेट द टाइम बी टी व्हेन दे मीट, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं फॉर ए वाले ब्लॉक के लिए, जरा देखना बेटा, तो इसने इसको 10 से नीचे फेंका है, तो u इसका -10 हो जाएगा। a की बात करोगे तो -10 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसने कितना टी टाइम में चला होता, वो आ जाता है s इक्वल टू -10t माइनस हाफ 10t का स्क्वायर, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो हमारे पास नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस ऑफ 10t प्लस 5t का स्क्वायर। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, उसका स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला जो लेंथ है नेगेटिव डायरेक्शन, s क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, s वाज डिस्प्लेसमेंट। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि ये वाला डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल इतना चला है, एंड दैट इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। ये वाला लेंथ आ गया। उतने ही टाइम में b वाला कितना चला होगा? इन सेम टाइम b हैज डिस्प्लेस्ड, b कितना डिस्प्लेस हुआ वो निकालते हैं। जरा इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है तो u की वैल्यू प्लस 40 लोगे, a इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में -10, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा के देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 40 इंटू टी, ठीक है, माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर, यही तो आता, ठीक है। तो अब लॉजिकली सोचो बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 40 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दैट विल बी 40 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर। इन दोनों का समेशन 10 मीटर होना चाहिए, इन दोनों का समेशन 10 मीटर होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर इसके बाद सॉल्व करते, हमारे पास कि जो s ऑफ a है उसका वैल्यू प्लस s ऑफ b है उसका वैल्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 मीटर, देन ओनली दे विल मीट, ठीक है। तो s ऑफ a कितना आया था हमारे पास? अगर हम लोग देखें तो 10t प्लस 5t स्क्वायर, 10t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 10, ये आना चाहिए। ये हो गया a ने कितना चला, ये हो गया b ने कितना चला, ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास 50t इक्वल टू 10, t की बात करोगे 1/5 सेकेंड्स, ठीक है, या फिर 0.2 सेकेंड्स, ये आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों ने दोनों को चलाया। और रिलेटिव वेलोसिटी में मैं क्या कह रहा था? रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग ऑब्जर्वर किसी को भी मान सकते हैं।
अभी हम थे ऑब्जर्वर, हमने देखा यार ये नीचे गया ये ऊपर आया, इन दोनों का समेशन जब 10 मीटर होगा तभी ये दोनों मीट करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि मैं ऑब्जर्वर रहूंगा तभी आंसर आएगा। ऑब्जर्वर तो कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, उसके हिसाब से भी वही चीजें होनी चाहिए, बी भी हो सकता है, उसके हिसाब से भी वही चीजें होनी चाहिए, हाँ या ना। अगर मान लो आप घर से निकले, कोलिजन हुआ, तो आपके लिए भी कोलिजन हुआ सेम टाइम पर, आपकी मम्मी जो घर पे बैठी उनको भी पता लगेगा, तो उसी समय पर ही कोलिजन हुआ। ये नहीं कि 2 दिन बाद उनको हुआ कि यार ये कोलिजन हुआ है, नहीं, एक्सीडेंट का टाइम तो सेम था ना, ठीक है, ऑब्जर्वर चाहे कोई भी हो। तो कभी भी मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जर्वर चेंज कर सकते हैं। जब भी मल्टीपल बॉडीज चल रही हैं तो उनमें से एक को रोका जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन का लेंथ हम लोग और तरीके से कम कर सकते थे। जरा यहां पर ध्यान से देखना कि मेरे पास क्या क्वेश्चन था, अब मैं उसको कैसे करता हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो ये 10 मीटर था, ए वाले को आपने 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका और बी वाले को आपने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, दिस इज बी। किसी एक को रोक लो, आपके ऊपर है बेटा, ठीक है। सपोज मैं दोनों तरीके से कर देता हूं। सपोज लेट ए बी द ऑब्जर्वर, लेट ए बी द ऑब्जर्वर। तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी आप किसी को ऑब्जर्वर देते हो तो उसकी वेलोसिटी उल्टी करके सभी को दे दो। तो ए को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ए शुड बी एट रेस्ट, ए शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। तो अब जरा डायग्राम देखना हमारे पास क्या आया। ये 10 मीटर था बेटा, है ना, ये 10 मीटर था। इसकी वेलोसिटी नेगेटिव करके ए के पास कितनी थी 10, इसको भी दो, अनबायस्ड सभी को देनी है, 10 मीटर इसको भी दो और 10 मीटर इसको भी दो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना बेटा, ए तो आ गया रेस्ट पर, ए तो हो गया रेस्ट पर। अब इसको लगेगा कि बी, जो बी है वो कितनी स्पीड से आ रहा है भाई, वो 40 भी था, 40 तो उसका ही था, 10 इसको मिल गया, सेम डायरेक्शन में है, 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना ये। और दूसरी चीज, हमारे पास जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैंने क्या बोला कि ये हमेशा वैलिड है जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यही तो बोला ना। मैं अभी यूज कर रहा था क्योंकि मैं ऑब्जर्वर था। अब अगर ए यूज कर रहा है तो ए के लिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई तो यूज कर सकता है, ए भी यूज कर सकता है, गलत थोड़ा है। तो वेलोसिटी तो पता लग गई उसको कि बी की वेलोसिटी 50 से आ रही है। एक्सेलरेशन देखें, ए जब नीचे आ रहा था तो ए के पास एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आप ले रहे थे वो 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की डायरेक्शन में ले रहे थे। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी नीचे की डायरेक्शन में लेके चल रहे थे, है ना, यही तो था ना भैया। ए पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था, इस पे भी नीचे था। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर मैं बात करूं तो क्या करते थे भाई, अगर एक्सेलरेशन के लिए करूं, अभी जो चीज आप वेलोसिटी के लिए कर रहे थे, अगर मैं वही चीज एक्सेलरेशन के लिए करूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें ए की एक्सेलरेशन का नेगेटिव सबको देना है। तो इसका नेगेटिव करो, इसको दे दो 10, और इसका नेगेटिव करो, इसको दे दो 10, है ना। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, मींस ए पार्टिकल को अपना एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है और बी पार्टिकल का उसको एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए, भाई मैंने क्या बोला था, अगर आप उसको ऑब्जर्वर बना रहे हो तो उसके पास अपने आप को वो रेस्ट पर मानेगा, और रेस्ट पर मानने के लिए उसके पास तो भैया एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, हाँ या ना। अगर उसके पास एक्सेलरेशन है कहीं ना कहीं तो वो चल जाएगा ना थोड़ी देर के बाद, तो वो रेस्ट पर कैसे है। तो उसके पास एक्सेलरेशन भी थी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि ये सारी इक्वेशन रिलेटिव के फॉर्म में भी यूज करी जा सकती है, ठीक है, रिलेटिव। मैं इक्वेशन लिख देता हूं, तो वी कैन यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन रिलेटिव फॉर्म,
हम उनको रिलेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। v रिलेटिव, ठीक है, इक्वेशन जैसे था, v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, v इक्वल टू u प्लस at, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। टाइम तो भैया सभी के लिए सेम होता है, उसमें रिलेटिव कुछ नहीं है, ठीक है। v स्क्वायर रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 2a रिलेटिव s रिलेटिव, हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लॉजिकली समझो कि भाई वो अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, और हमेशा रेस्ट पर मानने के लिए उसके पास एक्सेलरेशन भी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मूव कर रहा था ना, तो मैंने उसको एग्जैक्टली रोकने के लिए पहले उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इसको दिया, तो ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी 50 होगी। इसकी एक्सेलरेशन जब मैंने जीरो करी, इसकी एक्सेलरेशन जब मैंने जीरो करी तो दूसरे की भी जीरो हो गई। अब ऑब्जर्वर ये बन गया, अब ऑब्जर्वर ये बन गया। क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया कि अब एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, ए को क्या लगेगा कि बी कब मिलेगा, ए तो रुक गया ना, वो कब कोलिजन होगा, तो ए को लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ए की बात हो रही है, व्हेन बी विल ट्रेवल। सोचो जरा, बी को कितना चलना पड़ेगा ए तक पहुंचने के लिए, तभी तो मीट करेगा। बी को कितना चलना पड़ेगा, बी विल ट्रेवल 10 मीटर्स, बी विल ट्रेवल 10 मीटर्स, ठीक है, विद नो एक्सेलरेशन, विद नो एक्सेलरेशन, क्योंकि रिलेटिव कर रहा हूं बेटा। When B will travel 10 meter with no acceleration, then it will meet A. Then it will meet A. है ना? तो आप इक्वेशन लगा सकते थे, ये वाला हम लोग नेक्स्ट ले पे ले जाते हैं। तो ओवरऑल अभी तक क्या आया कि हमारे पास जो ये A था वो रेस्ट पर आ गया, इसके पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है, और जो हमारे पास B था वो 50 की स्पीड से आ रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू A इसका भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। विदाउट एक्सेलरेशन तो भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लगा सकते हो। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। A तो रुका हुआ है, जब तक B 10 मीटर चलेगा तभी तो होएगा, है ना। तो डिस्टेंस आ गया 10, स्पीड हो गई 50, अभी भी आ गया 0.2 सेकेंड्स, हाँ या ना, 25 नहीं 0.2 सेकेंड्स, है ना। या तो ये लगाओ, या फिर S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इंटू T, U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू T का स्क्वायर लगाते। तो U रिलेटिव इसके हिसाब से कितना है 50, ठीक है, टाइम हमें निकालना है। इसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितना है 0, और रिलेटिवली इसको कितना ऊपर आना है 10, ठीक है। T की बात करोगे 10/50.2 सेकेंड्स, यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो तुम यहां पर ध्यान से देखो कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से दो पार्टिकल्स चल रहे हैं, ऑब्जर्वर तो कोई भी हो सकता है। जो पिछला केस हम लोगों ने सॉल्व किया था इतना लेंदी, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर मैं था, मैं यहां पर बाहर से चीजों को देख रहा था कि यार ये जितना चलेगा और ये जितना चलेगा सेम टाइम में, इन दोनों का एडिशन जब 10 मीटर होगा तभी ये कोलाइड करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हमेशा मेरे हिसाब से ही या मेरे को ऑब्जर्वर बन के ही सारी चीजें को समझ आया जाए, नहीं ना। ऑब्जर्वर तो भाई कोई भी हो सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये जो कंसेप्ट है कि आप अपने कोई भी जब दो बॉडीज चल रही हो, तीन बॉडीज चल रही हो, तो उनमें से ही किसी एक को रेस्ट पर ले आओ, या फिर उनमें से ही किसी को एक को उपाधि दे दो कि भैया आप हो ऑब्जर्वर। और जब वो ऑब्जर्वर होएगा तो सारी चीजें ध्यान रखना कि सिर्फ वेलोसिटी नहीं, उसकी एक्सेलरेशंस भी सारी सभी के लिए रिलेटिव निकाल लो और अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। तो आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, आंसर गलत नहीं आएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से। एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट अ रेट 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक एलिवेटर है, मतलब लिफ्ट है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। When a bolt from the ceiling falls on the floor, मान लो इसके छत पे एक बोल्ट लगा हुआ था और ये फॉल करके नीचे गिर जाता है, ठीक है। ऑन द लिफ्ट फॉल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, डिस्टेंस है 9.5 फीट, सब कुछ फीट में चल रहा है, ठीक है। द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय द फॉलिंग बोल्ट टू हिट द फ्लोर इज, जी की वैल्यू आपको याद रखना बेटा, हमारे पास 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं,
ठीक है। तो g की वैल्यू कभी भी फीट का, HC वर्मा में भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो याद रखना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है, 10 नहीं, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सारा क्वेश्चन हमारे पास फीट में चल रहा है तो आप g की वैल्यू 32 लेके चल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं। तो अब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास बोल्ट है यहां से लूज होके गिर गया, लिफ्ट ऊपर जा रही थी उसका एक्सेलरेशन दे दिया और ग्रेविटी तो लगी रही है तो ये जाके गिर जाएगा। कितने टाइम में गिरेगा हमें उसके बारे में बताना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा यहां पर ध्यान से देखना कि हमारे पास कंसेप्ट बनाने की बात है बेटा। पहले ये समझो कि अगर मान लो मेरे पास लिफ्ट रेस्ट पर होती, लेट सपोज लिफ्ट इज एट रेस्ट, मान लो ये रेस्ट पर है, ठीक है। अगर ये रेस्ट पर है तो बोल्ट जो हमारे पास था जैसे ही वो गिरता, 9.5 फीट था ना बेटा, ये 9.5 फीट, राइट, 9.5 फीट, ठीक है। लिफ्ट वॉज एट रेस्ट और एक्सेलरेशन उसका 0 है। तो होता क्या कि ये जो बोल्ट है वो चुपचाप गिरते 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 ग्रेविटी के इफेक्ट में ही गिर रहा होता, लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। When bolt will travel कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए, 9.5 फीट, ठीक है। तो that will be the टाइम, हाँ या ना। अगर ये रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये चुपचाप जैसे ही 9.5 फीट चलता तो भैया वही टाइम आ रहा होता। उस टाइम में हम लोग क्या करते, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी उस समय इसकी 0 थी, तो हम लोग करते भैया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते, तो डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव डायरेक्शन में -9.5 फीट, u की वैल्यू 0 माइनस हाफ इंटू 32 फीट, ग्रेविटी की वैल्यू 32 लेके चलेंगे, ठीक है। 32 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस गया तो 2 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 32 का रूट, दैट विल बी टाइम। और ध्यान से देखो अंडर रूट में 2h/g ही है। जब रेस्ट से रिलीज होता था तो टाइम ही आता था, राइट, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं था। लेकिन अब क्या है, मींस जब ये लिफ्ट नहीं चल रही थी और इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो ये सिर्फ g के मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया है, अब इन्होंने कह दिया है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप हमारे पास, बट वी हैव अ केस ऑफ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अप विद 6 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, याद करो वो बैलून वाला केस, जब बैलून ऊपर जा रहा था और स्टोन को ड्रॉप किया था, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था कि अगर बैलून हवा में जाके कोई चीज ड्रॉप करेगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं ऊपर जा रहा हूं फिर कोई चीज ड्रॉप करूंगा तो उस समय बैलून के पास जो वेलोसिटी थी वही स्टोन के पास वेलोसिटी होगी, तब वो ऊपर जाके ऐसे गिरता, हाँ या ना। समझो भाई, ये चीज मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास जब ये बैलून बेटा अगर मान लो h हाइट पर ये रेस्ट पर है और कोई चीज ड्रॉप करेगा तो u की वैल्यू उसके लिए 0 लेते, ये नीचे गिर जाता। लेकिन अगर ये बैलून बेटा हमारे पास कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है u, और अगर आप कोई चीज को ड्रॉप करोगे तो उस समय उसके पास भी ये ड्रॉप का ही केस है। लेकिन जैसे मान लो भाई मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर गया। लेकिन अगर मैं चलते चलते छोड़ देता ये सीधे नीचे नहीं जाएगा। जैसे जैसे मेरे साथ जा रहा है तो मेरे हाथ की वेलोसिटी पेन के पास है और मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ये इसके साथ ऐसे करके फिर गिरता। तो उस समय ड्रॉप के ही केस में बॉल के पास बैलून की ही वेलोसिटी थी, राइट। अब आ जाओ वही कंसेप्ट यहां पर। तो हमारे पास जो ये लिफ्ट था, ठीक है, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 6 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, और ये था बोल्ट। बिफोर ड्रॉप या एट द टाइम ऑफ ड्रॉप मैं लिखता हूं एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। जरा सोचो, क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, हाँ या ना।
बोलो भाई कि जिस समय ये ड्रॉप हुआ होगा उस समय ये इसके साथ ऊपर ही तो जा रहा था। अगर लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी तो बोल्ट भी तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, हाँ या ना? यस, होना ही चाहिए, राइट। तो बोल्ट के पास भी अगर वेलोसिटी v था तो लिफ्ट के पास भी तो वेलोसिटी v था उस समय, है ना? ये तो था। और हमारे पास एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, तो ये हमारे पास उस समय v से जा रहा था और ये भी हमारे पास v से जा रहा था। लेकिन लिफ्ट हमारे पास ड्रॉप होने के बाद भी इसका एक्सेलरेशन 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर ये चलता ही जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट उन्होंने कह दिया ये तो 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जा रहा है। लेकिन बोल्ट के साथ क्या होगा? जब बैलून ऊपर जा रहा था और हम लोग कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो वो सीधे नीचे नहीं आता था, वो ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। किसके अंडर काम करता था? ग्रेविटी। याद आया? तो इसके पास एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट तो अचानक जी बन जाएगा, है ना? मैं यहां लिख देता हूं, दिस विल फॉल अंडर ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के अंदर अगर फॉल करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट हो जाएगी नीचे की डायरेक्शन में 32, ठीक है, 10 नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विल बी 32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर। ये होता, दोनों चल रहे हैं, है ना? तो अब हम लोग इसको कैसे करें? तो मैंने कहा यार किसी एक को रोक लो, लिफ्ट को रोक लो, लिफ्ट ज्यादा नौटंकी कर रही है, ठीक है। लेट मेक लिफ्ट एज एन ऑब्जर्वर, लिफ्ट एज एन ऑब्जर्वर, लिफ्ट को ही रोक लो, ठीक है। तो अगर मैं लिफ्ट को रोकूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, पहले निकालो, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आएगा? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आएगा? तो लिफ्ट की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो सेम थी, इसका नेगेटिव इस पे भी चिपकाओ और इसका नेगेटिव इस पे भी चिपकाओ, है ना? इसका नेगेटिव इस पे भी चिपकाओ, इसका नेगेटिव इस पे भी चाहो, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ जाएगा 0 फीट पर सेकेंड। ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ, लिफ्ट आ जाएगा रेस्ट पर, और ये देखा है बोल्ट भी उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा? तो भाई इसकी एक्सेलरेशन ऊपर थी, इसको नीचे लगाओ, हम लोग इसका नीचे 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर इस पे भी लगा दो और 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर इस पे भी लगा दो, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विल बिकम 0, और एक्सेलरेशन इसका 32 नीचे था ही, 6 और हो गया, तो ये हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में 38 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ या ना? समझ आया? दोनों चल रहे थे, दोनों में से अब देखो, अगर एक्सेलरेशन होती ही नहीं तब तो कोई पंगा ही नहीं है, अभी तक जो रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे वही से क्वेश्चन कर रहे होते। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं बेटा कि हमारे लिए ये लिफ्ट तो 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाए जा रही है और ग्रेविटी में ये 10 से चलता, तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो मैं कहते हैं यार इरिटेशन होने से बेटर है किसी एक को रोक लो। मैंने कहा लिफ्ट को रोक लो, सिर्फ जैसे ही बोल्ट ये हमारे पास जितना 9.5 फीट चलेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो लिफ्ट को रोकने के लिए पहले उसकी वेलोसिटी रिलेटिव भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो दोनों की वेलोसिटी ये थी, तो लिफ्ट की वेलोसिटी उल्टी करके दोनों को दे दो, तो ये रेस्ट पर आ गया, देखा ये भी रेस्ट पर आ गया, कोई नहीं। इसकी एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मींस लिफ्ट को ऑब्जर्वर बना रहे हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन को नेगेटिव करके इसको भी दो और इसको भी दो, 6 और 6 कैंसिल आउट होके 0, एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कभी नहीं हिलेगा। अब ये ऑब्जर्वर हमेशा फिक्स हो गया, और इसका जब नेगेटिव दिया था तो 32 से तो नीचे जा ही रहा था, 6 और हो गया तो 38 हो गया। अब जरा देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे लिए। हमारे लिए लिफ्ट आ गई रेस्ट पर, लिफ्ट आ गई रेस्ट पर, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट भी हम लोगों ने 0 कर दी और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट भी हम लोगों ने 0 कर दी। इसी को ऑब्जर्वर जब बनाया, है ना। जब वेलोसिटी नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज कैसे करेगी? हमेशा रेस्ट पर है। अब जरा देखो
हमारे पास बोल्ट का क्या आया था, बोल्ट की जो वेलोसिटी थी 0 थी, और एक्सेलरेशन जो आया इसका 32 या 38 फीट पर सेकंड का स्क्वायर का आया। इसको कितना लेंथ, अब ये लिफ्ट रुकी हुई है, सोचो जरा, लिफ्ट रुक गई हमेशा के लिए, अब ये नीचे गिरते 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 जैसी ही ये 9.5 फीट चल जाएगा, काम बन गया। जैसे ये 9.5 फीट गिरेगा टाइम बन जाएगा। तो हमें t इक्वल टू अंडर रूट में या फिर s इक्वल टू, देखो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते थे। फॉर बोल्ट अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो हम लोग s रिलेटिव यूज करेंगे, u रिलेटिव यूज करेंगे और a रिलेटिव यूज करेंगे, सब चीज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, तो s रिलेटिव लिफ्ट के लिए हिसाब से वो कितना चलना चाहिए, 9.5 नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, इक्वल टू u रिलेटिव ही तो था ये 0। ठीक है, प्लस या माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, माइनस हाफ इंटू 38। ठीक है, 38 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस गया 9.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 38, ये आ गया, हाँ या ना। तो बेसिकली लिफ्ट को रोकने का केस तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, अगर लिफ्ट रुकी हुई होती और एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये सिर्फ ग्रेविटी में काम कर रहा होता, तो सिर्फ 32 आ रहा होता। यहां पर जरा देखो, जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो 32 आ रही है, हाँ या ना। अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो हमारे पास नॉर्मल केस था कि ये जो बोल्ट है 9.5 फीट नीचे जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अंडर रूट में 2h/g। लेकिन हमारे पास इस केस में लिफ्ट तो एक्सेलरेटेड थी, तो वो भी चल रही थी। तो मैंने कहा यार इसको रोक के जब मैं ऑब्जर्वर बना रहा हूं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी देखी जाएगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देखा जाएगा। तो वेलोसिटी ऊपर थी, उस समय बोल्ट के पास भी वेलोसिटी थी। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऑब्जर्वर कौन है, लिफ्ट, उसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको भी दो इसको भी दो, दोनों ही रेस्ट पर आ गए। एक्सेलरेशन भी देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसकी 6 से ऊपर जा रहा था, इसका उल्टा करके इसको दो, तो ये तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया और ये आ गई 38, वही तो है अंडर रूट में 2h/g। जरा देखो, g इफेक्टिव कह देता हूं क्योंकि इस बार g में 32 तो था ही, इसका 6 फीट और जुड़ रहा है, तो g इफेक्टिव आ गया ना, हाँ या ना। ठीक है, तो न्यूटन लॉस में दोबारा आएगा g इफेक्टिव का केस। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते थे, अदरवाइज ये बहुत लेंथी जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई। मान लो बेटा कि हमारे पास 100 मीटर की हाइट पर से हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप करा, u की वैल्यू 0 है। ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल, मान लो इसको a है और दूसरी बॉल है b, इसको आपने फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर, टाइम बताना। अब जरा देखो, आप इसको, मेरे को पता है आप इसको कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हो, टी टाइम में ये कितना चला, टी टाइम में ये कितना चला, दोनों को जोड़ के 100 कर दोगे, आंसर आएगा। आप पहले उससे निकालो। फिर मैंने कहा कि यार थ्रू आउट द मोशन ए एंड बी दोनों मूव करेंगे, ए एंड बी विल मूव थ्रू आउट द मोशन, विल मूव थ्रू आउट द मोशन, हाँ या ना, थ्रू आउट द मोशन। और अगर ये दोनों मूव करेंगे तो मेरे लिए फायदा है कि मैं किसी ना किसी एक पार्टिकल को रोक लूं। ठीक है, तो रोक लेते हैं यार हम लोग। लेट ए इज द ऑब्जर्वर, किसी को भी बना लो, लेट ए इज द ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर बनेगा बेटा वो कहीं ना कहीं रेस्ट पर हो जाएगा। रेस्ट पर होने के लिए उसकी वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए और एक्सेलरेशन भी, अदरवाइज कुछ देरी के बाद वो चल जाएगा। तो जरा देखो कैसे करेंगे। तो भाई हमारे पास ए के पास तो इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी तो वो तो सिर्फ +40 आई, हाँ या ना। भाई ए को आप ड्रॉप कर रहे हो, ये 40 से आ रहा है, तो ए इनिशियली तो उसको तो 40 से ही आते दिखाई देगा ना, तो 40 तो था। इसके बाद ये भी ग्रेविटी में जाएगा, ये भी ग्रेविटी में जाएगा, है ना।
दोनों की ग्रेविटी लग रही है तो रिलेटिव जीरो ही आना चाहिए। फिर भी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ये था एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी ये था, क्योंकि दोनों ग्रेविटी में काम करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका उल्टा करके इसको दिया g और इसको उल्टा करके इसको दे दिया g, तो ये दोनों कैंसिल आउट, हाँ है ना, तो दैट इज जीरो। क्वेश्चन कितना आसान हो गया। मींस हमारे पास a अब रुका रहेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तभी तो वो हमेशा रुका रहेगा। उसको क्या दिखाई देगा अब जरा देखना, मैं बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमारे पास सारी चीज आ गई विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से दुनिया क्या हो गई अब जरा देखना। ए को लगेगा कि कोई बंदा है ए, ठीक है, यहां पर रुका हुआ है हवा में, 100 मीटर की ये हाइट थी, ठीक है। एक बॉल है जो 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, ये नहीं कि सर ये तो ग्रेविटी में था ना। अरे हमारे लिए अगर मैं बाहर से देखूंगा तो मैं ग्रेविटी लूंगा क्योंकि मेरे को दिखेगा ग्रेविटी इसको रोक रही है, इसको दिखेगा कि ग्रेविटी इसको, मेरे को दिखेगा कि ए को एक्सेलरेट कर रही है, तो मैं यूज करूंगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया था, +40 ही तो आया था। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 तो आया था, तो उसके लिए तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, दोनों की ही एक्सेलरेशन सेम है। अरे भाई मैं भी 40 से जा रहा हूं, वो भी 40 से जा रहा है, तो हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताई थी 0, क्योंकि सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन जी नीचे है, इसके लिए भी एक्सेलरेशन जी नीचे है, तो भैया इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हुआ ना, बस वही तो है। तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो भाई हम लोग कह रहे थे कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हम लोग लगाते हैं एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। ए के हिसाब से रिलेटिवली उसको कितना चलना पड़ेगा, 100। ए के हिसाब से उसको कितना चलना पड़ेगा, 100 इक्वल टू इसके हिसाब से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40, ठीक है, इंटू टी। एक्सेलरेशन उसका है ही नहीं, है ना। टाइम की बात करो 100/40, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, 2.5 सेकेंड्स। आप अपने तरीके से एक बार चेक करना, जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि ये भी करेगा ये भी करेगा, उसके हिसाब से भी 2.5 आएगा। इसमें ये चीज डायग्राम में ही आपके 2 स्टेप्स हो गए होते, और ये तो मेरे को बताना पड़ रहा है, नहीं तो आप सीधे इक्वेशन एस, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन नहीं दिखता तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल सा। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। ओके, 2 बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर वर्टिकली, वन अबव अदर। लॉजिकली समझना कि हमारे पास कि एक बॉडी ए ये थी और दूसरी बॉडी बी ये थी, इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 9.8 मीटर्स वर्टिकली, वन अबव अदर। अंग्रेजी सुधार लेना, दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों रिलीज करे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, मैं अगर बाहर से देखूं तो, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज, कुछ बच्चे करेंगे कि 2 सेकेंड में ये कितना चला, 2 सेकेंड में ये कितना चला, ये करोगे ना, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे उनके बीच का सेपरेशन। अरे भाई मैंने कहा आपको द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है ना। दोनों चलेंगे विद टाइम, ए एंड बी बोथ विल मूव, है ना, दोनों ही मूव करेंगे। तो किसी एक को रोक लो भाई, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ए को रोक लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अरे भाई दोनों ही 0 पे थे, दोनों को ही ड्रॉप किया है, तो ए की नेगेटिव करोगे, 0 का नेगेटिव क्या होगा, तो वो तो 0 ही आएगा, है ना। दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैं भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हूं, दूसरा बंदा भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली तो मेरे को वो रेस्ट पर ही दिखेगा ना, क्योंकि मेरी भी वेलोसिटी रेस्ट पर थी। ये आ गया।
क्योंकि ये दोनों ही ग्रेविटी के अंडर काम करेंगे भैया, इसका भी जी होएगा, इसका भी जी होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, इसका नेगेटिव करो, इस पे चिपका दो, दोनों कट गए, मींस वो भी जीरो आ रहा है। अरे भाई ना ही उसके पास एक्सेलरेशन है, अब जब इक्वेशन लगाना है तो लगा लो, कोई को दिमाग ना लग रहा तो एच रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। यू रिलेटिव जीरो है, ठीक है, और हमारे पास बी ए रिलेटिव जीरो है, एच रिलेटिव कितना आ रहा है, जीरो। मींस उनके बीच का जो सेपरेट क्या था, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट का चेंज नहीं है। यहां पर ध्यान से देखना, एच रिलेटिव इज नॉट कि उनके बीच का सेपरेशन जीरो हो गया, दोनों को छोड़ोगे दोनों ऐसे ऐसे जाएंगे, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है भाई। जो इनके बीच का रिलेटिव था वो तो 9.8 ही था ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये तो पोजीशन चेंज है ना, मैं इसको इस टाइप से लिखता हूं, आधे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। ये था डिस्प्लेसमेंट एक्सएफ माइनस एक्सआई, है ना भाई, यही तो होएगा ना रिलेट। ये एस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन इक्वल टू 0 प्लस 0 आ रहा है। इनके बीच का इनिशियल पोजीशन 9.8 था, तो एक्सएफ भी 9.8 आएगा, बिकॉज XI इज 9.8। तो लॉजिक सी बात है यार, दोनों को रेस्ट से छोड़ रहे हो, दोनों ग्रेविटी में जाएंगे तो ऐसे ऐसे जाते रहेंगे यार। एक को आप छोड़ते, यू को यू जीरो है ग्रेविटी में तो गिर रहा होता, दूसरे को नीचे छोड़ दो यू ग्रेविटी, वो दोनों ही ऐसे गिर रहे हो, तो उनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो आंसर कितना आएगा भाई, 9.8 मीटर, खत्म। नहीं तो आप करना चाहो तो 2 सेकंड में ये कितना चला, 2 सेकंड में ये कितना चला, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। एक लाइन में करा जा सकता था ये क्वेश्चन, ओके। चला जाए अगले पे, ओके। 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड, ए को आपने ऊपर की साइड में फेंक दिया है, ठीक है, ए को आपने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, हाइट 40 मीटर विद द सेम स्पीड। अच्छा इसका हाइट दे रखा है क्या, 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, अच्छा फ्रॉम द ग्राउंड है, ए को हम लोगों ने डायग्राम में करेक्शन, ए को हम लोगों ने यहां पर ए है, इसको ऊपर फेंका है फ्रॉम द ग्राउंड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स। तो ये जो हाइट हमें दे रखी है ये 40 मीटर की दे रखी है, और आपको बी को जो नीचे फेंकना था वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along the same line of motion at what point the balls will collide। हमें ये बताना, जी की वैल्यू उन्होंने कह दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही टाइप का क्वेश्चन है यार, ठीक है, वही टाइप का क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो हमें ये निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि भाई दोनों चल रहे हैं, किसी एक को रोक लो, दोनों चल रहे हैं, किसी एक को आप रोक लो। तो अगर मैं दोनों में से इसी डायग्राम की बात करूं, ए नीचे था बी ऊपर था, तो अब जरा देखना, ये हमारे पास ए था जिसको आपने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और ये आपके पास बी था जिसको आपने 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन था दैट वाज ऑफ 40 मीटर्स, ठीक है, दैट वाज ऑफ 40 मीटर्स। किसी एक को रोक लो भाई, ठीक है, अभी तक हम बी को रोक रहे थे, लेट सपोज मतलब ऊपर वाले को रोक रहे थे, कुछ बच्चों को रोका, सर नीचे वाले को क्यों नहीं रोक रहे, यहां पे नीचे वाले को रोक लेते हैं। लेट ए बी दी ऑब्जर्वर, बी दी ऑब्जर्वर। जरूरी नहीं है कि आप रिलेटिव मोशन से करें, आप अपने डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं कि ये यहां से यहां आया, ये यहां से आया, कहां पर मीट करा बता देंगे। मैं ए को ऑब्जर्वर मान रहा हूं, तो ए को ऑब्जर्वर मानने के लिए हमेशा वो रेस्ट पर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं देखूं तो भाई ए की वेलोसिटी उल्टी करो, 20 इसको भी दो और 20 इसको भी दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ गया रेस्ट पर, अगला डायग्राम बना देता हूं यहीं पर, ठीक है। तो ये हमारे पास
जो हाइट थी बेटा दैट वाज 40 मीटर्स। ए तो आ गया, इसकी वेलोसिटी रेस्ट वाली हो गई, और बी की वेलोसिटी जो हो गई वो हो जाएगी 20 भी, इसकी भी और इसकी भी, तो 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में -40 मीटर पर सेकेंड, आ गया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन भी तो है, क्योंकि भैया ये हमेशा, क्योंकि आपने फेंका था तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में जी है और इसकी भी जी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की एक्सेलरेशन उल्टी करो, इसको दे दो, और ए की एक्सेलरेशन उल्टी करके इसको भी दे दो, तो ये तो कट गया। दोनों की ही एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये भी, इसकी भी एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई, अब एक्सेलरेशन भी 0 हो गई। इसकी वेलोसिटी 40 आई, एक्सेलरेशन 0 आया। तो लॉजिकली अब ये ऑब्जर्वर बन गया आपके लिए ब्लॉक, 0 एक्सेलरेशन, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, 40 की स्पीड से कांस्टेंट 40 मीटर चलना चाहिए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं इक्वेशन लिखवाऊं एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, -40 इंटू टी, ठीक है। एक्सेलरेशन ए के हिसाब से कुछ नहीं है, 0, और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा -40 का, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। टी की बात आ गई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर ये इसको मीट कर गया होता, यही तो आएगा ना 40, और वही है ना हमारे पास 40 20 20 40, राइट, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर मीट कर गया होता, तो बस आंसर ढूंढ लो। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि कितना आएगा हमारे पास, ओके, तो 1 सेकेंड में हमारे पास हो रहा है ना, टाइम नहीं दिया, इन्होंने पूछा हाइट, ठीक है। तो मतलब हमें पता लग गया ये कहीं ना कहीं एक्चुअल सिनेरियो में अगर कोई बाहर से देखेगा तो 1 सेकेंड में टी की वैल्यू 1 सेकेंड में ये काम बन गया होता। तो 1 सेकेंड में ये कितना चलता है, बी विल ट्रेवल कितना होएगा भाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज अ फिक्स डिस्टेंस, -12 10, अच्छा इसको आपने 20 से फेंका है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा एस ऑफ बी, तो -20 इंटू 1 -12 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, राइट, कितना आ जाएगा -20 और -5 -25 मींस ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में 25 मीटर गया, तो ये कितना ऊपर गया होगा, 15 मीटर। ऑप्शन देख लो, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 25 मीटर फ्रॉम द टॉप, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड 20 मीटर ये सब तो हटाओ, ठीक है, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आंसर आ गया। समझ आया ना, 1 सेकंड में बी कितना चला वो निकाल लो, या तो 1 सेकंड में ए कितना चल रहा है वो निकाल लो, आप बात वही है बेटा, ठीक है। तो ये चल रहेगा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में -20 इंटू टी, टाइम की वैल्यू 1 है, -12 ए टी स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 20 और -5 -25, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में था, 25 हमारे पास ऊपर से है, टोटल लेंथ 40 है, तो 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हो गया, ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ओके। नाउ एक एचसी वर्मा में भी और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में भी एचसीवी एंड पीवाईक्यू में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कोलिजन्स का, जिससे हमारे पास आगे आने वाले रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी डिसाइड होंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कोलिजन्स की मैं बात कर ही रहा था, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे होना चाहिए कोलिजन के लिए। तो लॉजिकली सोचो, मैं आपको सिनेरियो देता हूं, एक पार्टिकल ए है, ठीक है, ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है, और एक पार्टिकल बी है जो इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, दोनों पैरेलल जा रहे हैं ऐसे। तो व्हेन दे विल मीट या कोलाइड, व्हेन दे विल
मीट और कोलाइड। अगर आपसे मैं पूछूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या ये कभी हमारे पास मीट करेंगे या कोलाइड करेंगे? क्या ये कभी मीट करेंगे या कोलाइड करेंगे अगर ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपको मैथ्स में पढ़ाया है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमारे पास दे विल नेवर मीट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं दे विल नेवर मीट, दे विल नेवर मीट बिकॉज वेलोसिटी इन दोनों की पैरेलल है, बिकॉज वेलोसिटीज आर पैरेलल, या फिर ये कह सकते हो देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट मींस यार थोड़ी सी भी तो वेलोसिटी इस साइड होनी चाहिए थी ना, थोड़ी सी भी तो वेलोसिटी इस साइड होनी चाहिए थी, तभी तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा तो कोलाइड होगा। तो देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट विच विल डिक्रीज देयर डिस्टेंस, विच विल डिक्रीज देयर डिस्टेंस। मींस भाई अभी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल ही चलते रहेंगे, कभी कोलिजन होना ही नहीं है ना, कभी भी कोलिजन होना ही नहीं है। वेलोसिटी एटलीस्ट थोड़े से इसके साइड होती तो एक कंपोनेंट इसके बीच का जो भी गैप है उसको कम करने में लेता, एक आगे ले जाने, ऐसे अगर होता तो थोड़ी देर के बाद इधर भी होता राइट, मतलब ये थोड़ा सा इधर आया होता तो डिस्टेंस भी कम होता। तो कोलिजन होने के लिए तो भैया सेम पोजीशन पर पहुंचना बहुत जरूरी है ना, तो पैरेलल केस में तो कभी मीट करेंगे ही नहीं। अब मैं दूसरा केस देता हूं, ठीक है, केस 2। अब जरा सोचना कि जो ये ए पार्टिकल था ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और डी डिस्टेंस की दूरी पर बी पार्टिकल है जो इसकी पैरेलल लाइन से वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, हमारे पास है, मान लो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पे, ठीक है। क्या अब ये मीट करेंगे? अब सोचो, हाँ कुछ बच्चों को लगेगा यस सर ये दोनों मीट कर जाएंगे। अरे लॉजिकली भी सोचना है। अगर मैं बी की वेलोसिटी को, बेटा मान लो कि ये अब 2 डायमेंशन में चलेगी क्योंकि ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग चलेगा, तो एक कुछ एक्स में भी चल रहा है, कुछ वाई में भी चल रहा है, हाँ या ना, कुछ एक्स में भी चल रहा है, कुछ वाई में भी चल रहा है। तो जो वेलोसिटी, जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता, चलो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी ये 30 डिग्री था, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये वेक्टर्स में हम लोग रेजोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, ये 30 डिग्री और ये वेलोसिटी ऑफ बी विच वाज 4 मीटर पर सेकेंड। आपने थोड़ा बहुत वेक्टर में पढ़ लिया है कि भैया जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड है, तो बेसिकली ये वाला जो लेंथ है वो 4 का हो गया मैग्नीट्यूड ना। तो cos 30 लगाना जरा, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, तो बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos 30 लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज तो 4 का था, 4 इंटू cos 30 √3/2, तो ये आ गया 2√3, ठीक है। और मींस इसके ये वाली जो वेलोसिटी है, x के अलोंग जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाला लेंथ जो होगा वो x के अलोंग की वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी अलोंग x जो है दैट इज 2√3 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर मैं यहीं पर sin 30 लगा देता, अगर मैं यहीं पर sin 30 लगा देता तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आता। तो परपेंडिकुलर में मींस इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हम लोग वो निकाल सकते हैं, दैट इज बाय हाइपोटेन्यूज sin 30। तो हाइपोटेन्यूज था 4, sin 30 इज हाफ, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मींस पार्टिकल इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और x के अलोंग, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये x के अलोंग 2√3 से जा रहा है और y के अलोंग 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कहने का मतलब, मैं ऐसा डायग्राम बना लूं, ये जो a था
ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे। ये जो b था ये इस डायरेक्शन में तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इस डायरेक्शन में ये 2√3। भाई √3 1.73, तो उससे ज्यादा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं वेक्टर थोड़ा इससे ज्यादा होगा, ये ऐसे। हाँ या ना, ये होता ना, समझ आया। मैंने इस वेलोसिटी के, बेटा वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लेकिन सिंपल टर्म में अभी आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो ये लेंथ होता है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। अगर ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो ये लेंथ पूरा है 4 का, ये लेंथ पूरा है 4 का। तो मैं अगर इसके एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आपको भी पता ही ऐसे जाएगा, तो कुछ एक्स में चल रहा होगा कुछ वाई में चल रहा होगा, तो अगर मेरे को x की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं cos 30 लगाता, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके x की वेलोसिटी आ गई 2√3, और ऐसी ही sin 30 यूज करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाती हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड y में। अब जरा समझना, 2 मीटर पर सेकंड मींस हर सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, 2√3 मीटर पर सेकंड मींस हर सेकंड में 2√3, और आपको भी पता है 2√3 इज ग्रेटर देन 2। तो एक सेकंड के बाद पता है पार्टिकल क्या होता, ये कहीं यहां कहीं पहुंचा होता, ये वाला पार्टिकल एक सेकंड में 2 मीटर आगे इधर गया होता, और लेकिन ये इससे थोड़ा सा आगे खिसक गया होता। ये हमारे पास 2 मीटर चला होता है एक सेकंड में, 1 सेकंड में, ये एक सेकंड में 2 मीटर ऐसे चला होता, और ये वाला 2√3 मीटर चला होता, है ना। इससे तो आगे हो गया ना ये। फिर क्या होता, अगले एक सेकंड में ये कहीं और 2 मीटर चला होता, ये कहीं ऐसे हो गया होता, फिर से ये 2 मीटर चला होता, और ये 2√3 मीटर चला होता, ये सिर्फ 2 मीटर चला। तो लॉजिकली सोचो, क्या ये कभी कोलाइड कर पाएगा, क्या ये कभी कोलाइड कर पाएगा। ये अब ऐसे ऐसे नहीं चल रहे हैं, ये इधर से इधर आया तो ये थोड़ा सा आगे हो गया और इधर भी आ गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है। तो ये इधर से इधर आया तो ये 2√3 इधर भी गया है और 2 मीटर पर सेकंड ऊपर भी गया, तो इससे तो थोड़ा आगे हो गया। फिर ये 2 मीटर चला होगा अगले सेकंड में, तो ये 2√3 इधर भी गया, 2 मीटर ऊपर गया, तो ये कभी भी कोलाइड तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो भैया दोनों का वेरी हो गया, तो ये कैसे मीट करेंगे, एक जगह पे तो नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर their x coordinate will never be same, their x coordinate will not be same, hence they will not collide, hence they will not collide, वो कभी कोलाइड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने से नहीं, दोनों जब भी कोलिजन करें तो एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर अगर होंगे तभी कोलिजन पॉसिबल है। मैं केस 3 लेके जाता हूं, जरा ये देखना, अगर ऐसा होता तो सोचो, केस 3 ए वाला जो था वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, इनके बीच का सेपरेशन d था, और बी वाला इस बार 4 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। दिस इज बी, ये 60 डिग्री पर जा रहा है। तो अब जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ बी को अगर मैं, क्योंकि आपको भी पता है 60 डिग्री पर है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, तो कुछ एक्स में भी चलेगा वाई में भी चलेगा, तो बी विल ट्रेवल अलॉन्ग एक्स एंड वाई, ट्रेवल अलॉन्ग एक्स एंड वाई, दोनों में चलेगा। तो मैं इसकी वेलोसिटी जो थी 4 और ये वाला एंगल था बेटा हमारे पास 60, तो मैं अगर रिजॉल्व करूं तो जरा ये वाला कंपोनेंट देखो, दिस कंपोनेंट जो इसको एक्स में लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो cos 30 लगा लो, cos 60, ठीक है, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस विल बी हाइपोटेन्यूज cos 60, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड का 4, और cos 60 होता है 1/2, आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, आगे 2, ये आगे 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं sin 60 यूज करता तो ये होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 4, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड देता है, तो sin 60 क्या आ जाएगा P/H, तो P आ जाएगा आपका H sin 60, H था 4, sin 60 था √3/2, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड,
मींस ये वाला जो पार्टिकल है, अब जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास जो ए था वो इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जो बी था वो इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जरा देखो एक्स कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट में वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था क्योंकि बेस ये था, और वाई कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी 2√3 मीटर पर सेकंड थी, मतलब वो इस डायरेक्शन में 2√3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब सोचो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ये वाला ए था, ये वाला बी था। 1 सेकंड के बाद ये भी 2 मीटर चला होगा और ये भी 2 मीटर चला होगा। दोनों, ये वाला ए वाला तो यहां पहुंचा होता, बी वाला 2 मीटर यहां साथ के साथ 2√3 थोड़ा सा ऊपर भी गया होता है ना, क्योंकि वो 1 सेकंड में वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 2√3 मीटर पर सेकंड था, तो ये 2√3 और चला होता। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं, t की वैल्यू 2 सेकंड हो गई, तो ये फिर से 2 मीटर चला होता है ना। यहां पे t की वैल्यू 1 सेकंड थी तो ये 2 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में ये 2 मीटर चला, ये भी 2 मीटर चला होगा, लेकिन ये थोड़ा सा और आगे आ गया, फिर से 2√3 चला होगा, है ना। तो इस बार कोलिजन हो सकता है क्योंकि x कंपोनेंट में ये दोनों हमेशा, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, ये दोनों सामने 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 चल रहे हैं। लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है, जरा ध्यान देना, कौन टाइम डिसाइड करेगा, कितनी देरी के बाद कोलिजन होएगा, वो हम लोगों के लिए कौन डिसाइड कर रहा है, टाइम ऑफ कोलिजन। सोचो टाइम ऑफ कोलिजन अगर मैं पूछूं, क्या ये वाला डिसाइड कर रहा है या ये वाला कर रहा है, सोचो सोचो। अगर ये नहीं होता तो टाइम कभी आता ही नहीं, क्योंकि ये वाला उसको पास लाने वाला वेलोसिटी ही नहीं है ना, जो उनको पास लाए। ये वाली वेलोसिटी बराबर होंगी तो नो डाउट दोनों का एक्स कंपोनेंट या फिर पोजीशन सेम रहेगा, दोनों हमेशा आगे आगे रहेंगे। लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, ये इधर से इधर आया तो ये इधर भी जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा, ये इधर से इधर गया होगा तो ये इधर भी गया होगा, ऊपर भी हो गया होगा, ये इधर से इधर गया होगा तो ये आगे भी गया होगा, फिर कोलाइड कर जाएगा। तो मींस उनके पैरेलल कंपोनेंट सेम होने चाहिए और एक कंपोनेंट होना चाहिए जो उनका सेपरेशन कम करे। तो मैं यहां लिख देता हूं, टाइम ऑफ कोलिजन विल बी डिसाइडेड बाय वेलोसिटी कंपोनेंट which decreases the separation, मीन्स जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट उनके सेपरेशन को कम करेगा वो टाइम डिसाइड करेगा। मीन्स यहां पर अब क्या बना हमारे पास, ये ए जो था 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी जो था वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस डी था। अगर आपसे बोले टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, तो आप इसको टाइम ऑफ कोलिजन, तो आप इनके एक्स और वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी निकाली थी वो जरा चेक करोगे तो ये भी आया था 2 मीटर पर सेकेंड और ये आया था 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो लॉजिकली ये तो हमेशा इनको सामने सामने रखेगा और ये वाली वेलोसिटी धीरे धीरे उसको पास लाके कोलाइड करा देगी। तो टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये डी डिस्टेंस इनके बीच में कम हो जाएगा विद दिस स्पीड, तभी तो टाइम ऑफ कोलिजन आएगा। तो ये था उनका टाइम ऑफ कोलिजन, कितनी देरी के बाद ये कोलाइड करेंगे। तो याद रखना है टाइम ऑफ कोलिजन का कंसेप्ट हमारे पास, टाइम ऑफ कोलिजन का अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब उसको पास लाना भैया, ये था उनको डिस्टेंस, जब तक ये इतना डिस्टेंस अप्रोच नहीं करेगा तब तक तो कोलिजन होएगा ही नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इस केस में सीधे डी था और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसको पास ला रहा है दैट इज 2√3, ठीक है, दैट इज 2√3, सीधे आंसर आ गया होता, ठीक है। इसी के ऊपर एच.सी. वर्मा में एक क्वेश्चन है, पहले हम लोग उस क्वेश्चन की बात करेंगे। इन एच.सी. वर्मा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है,
एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस साइड इज एल, दिस साइड इज एल, दिस साइड इज एल, ओके। 3 बंदे, यहां पर एक बंदा, यहां पर एक बंदा, यहां पर एक बंदा, देयर आर 3 पर्सन्स एट द कॉर्नर ऑफ दिस ट्राइंगल। ये इधर से चलना स्टार्ट होता है V से, ठीक है, ये इधर चलना स्टार्ट होता है V से, ये इधर चलना स्टार्ट होता है V से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सोचना, ठीक है, ठीक है। ये बंदे को हम कह देते हैं A, इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C, ठीक है। ईच पर्सन हैज स्पीड V and they always keep their direction, they always keep their direction in the position of person in front। मीन्स कहने का मतलब बेटा, हमारे पास A वाला बंदा इधर नहीं जा रहा है, थोड़ी देर के बाद B वाला बंदा क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। मान लो B ये नहीं है तो B वाला हल्का सा आगे गया होता तो A वाला इसको देख के मुड़ जाएगा, ये इधर जाने लगेगा। ये थोड़ी देर के बाद इधर आ गया होगा तो B वाला सीधे इधर नहीं जा रहा है तो वो भी मुड़ रहा है, वो भी इधर हो जाएगा। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। समझ रहे मैंने क्या बोला, ठीक है। हमारे पास पर्सन इन फ्रंट, A वाला B को देख रहा है, A वाले की जो नैन नटक्का करेगा ये, ठीक है। हमारे पास A वाले की जो नजरें हैं वो B पर है, B वाले की जो नजरें हैं वो A पर है, और जो वो B वाले की नजरें C पर है और C वाले की नजरें A पर है। लव ट्रायंगल कहते हो ना तुम, वही समझ लो कि भैया ये इसको प्यार कर रहा है, ये इसको प्यार कर रहा है, ये इसको प्यार कर रहा है, ठीक है। और आपको भी पता है प्यार तो अंधा होता है, नहीं अंधा तो नहीं होता, देख के चलेगा उसको, ठीक है। अगर वो घर से मार्केट जाएगी तो तुम भी मार्केट की तरफ जाओगे, हाँ या ना, है ना। मान लो कि तुम ये हो और तुम्हारा इश्क ये है, अगर वो यहां पे होता अपने घर पे तो तुम्हें मिलने के लिए जाना होता, तुम सीधे सीधे यहीं पहुंचते, ठीक है। अब उन्होंने, तुम घर से निकले और उन्होंने कहा भैया हम तो कहीं और चले, तो वो जहां जा जाओगे तुम वहीं तो डायरेक्शन मोड़ोगे अपनी। लेकिन ये तो इससे प्यार करती है, तो ये इसकी तरफ चली तो तब तक देखा ये तो खिसक लिया, ये इससे प्यार करता है। अब पता नहीं इनका वो नहीं देखेंगे हम, ठीक है, क्या कहते हैं, कौन लड़का है कौन लड़की है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ बैठेगा ठीक है। क्योंकि अगर ये लड़का हुआ तो ये लड़की हुई, और ये लड़की हुई तो ये लड़का हुआ, और ये लड़का हुआ तो ये भी लड़का था ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं, नेचुरल है, सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर वाले में सही रहता ठीक है। लेकिन मतलब समझ जाओ कि ये इसका दोस्त है, पक्का दोस्त है, ठीक है, प्यार इश्क मोहब्बत हटाए, ये इसका पक्का दोस्त है, ये इसका पक्का दोस्त है, ये इसका पक्का दोस्त है। ये दोस्त भाई कुएं में कूदेगा तो उसको भी कूदना पड़ेगा, एज पर द डायलॉग्स बाय द मम्मीज, है ना। मम्मीज ने हमें यही तो सिखाया है कि अगर तुम्हारा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तुम्हें भी कूदना है क्या, तुम कहते हो हाँ, तो वही चीज। तो भाई ये अगर इधर गया तो ये इसको देख के थोड़ा, ये जा इधर रहा था, अगर ये घर पे रुका रहता तो सीधे पहुंच जाता, लेकिन ये इधर गया तब तक तुमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं जा रहा, वो इसको देख रहा है, तो ये अगर इधर जाएगा तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा, और तुम तो इधर आ ही गए थे तो ये भी टेढ़ा, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगे सारे। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, और ये सारे के सारे मीट करते हैं अपने सेंटर पर, कुछ ना कुछ ऐसा होएगा, समझ रहे हो, अजीब सा डायग्राम बनेगा, ठीक है भाई। सबको 1-1 मीटर आगे ले जाना, जैसे मान लो ये भी 1 मीटर गया, एक भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, लेकिन अलोंग द लेंथ नहीं, ये इसको देख के जा रहा है। तो अगर ये आगे जा रहा होता तो ये ऐसे हो गया होता, लेकिन ये सीधे नहीं जा रहा, ये खुद इसको देख रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे पास एक दूसरे को देख के सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। अब आधे बच्चे सर सेंट्रॉइड कहां से आ गया, जो सेंटर है भाई वही तो रहेगा ना, सिमेट्री है ना, तो ये सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। तो आपको बताना है व्हेन दे विल मीट, कब ये पर्दाफाश होगा कि ये तीनों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, व्हेन दे विल मीट, ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब जरा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन
जो अभी हम लोग कोलिशंस की बात कर रहे थे उसी के हिसाब से चलें। तो अगर मान लो ये L है, सिमेट्रिकली इसके सेंटर पे ही मिलेंगे, ठीक है, यहां पर ये L है, ये L है, ये L है। तो जल्दी देखो कि ये जो बंदा था उसकी स्पीड हमेशा v थी, ठीक है, किसी भी एक बंदे की बात कर लो। इधर ये फाइनल है, इधर पहुंचना है, तो इसको डिस्टेंस कितना चलना पड़ा ओवरऑल, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ। अगर मेरे को ये मिल गया होता तो काम बन जाए, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कह सकता हूं, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोच, क्योंकि इतना यहां पर कोलिजन अगर होगा तो ओवरऑल लेंथ तो यही हुआ ना इसका, ए से लेके यहां तक। तो मैंने टाइम क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो यहां पे, ये पूरा एंगल 60 है इक्विलेटरल की वजह से, तो ये 30 डिग्री आएगा, है ना। v वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसको इस साइड लेके जा रहा है, वो आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले लेंथ भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो पहले तो वेलोसिटी का देखते हैं। ये था v, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास ये था 30 डिग्री, दिस वाज 30 डिग्री। तो बेस किधर बनेगा, सोचो जरा, यहां पर बेस किधर बनेगा, ये बनेगा बेस। जिस साइड एंगल होता है उसी साइड तो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर मैं cos 30 लगाता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता, बेस आ जाता हाइपोटेन्यूज का cos 30, हाइपोटेन्यूज आपका था v, cos 30 होता है आपका √3/2। तो जो ये वाली वेलोसिटी थी वो आ गई आपकी अप्रोच वाली वेलोसिटी, जिससे आप अप्रोच कर रहे हो इस डायरेक्शन में, दैट इज v√3/2। हाँ या ना भाई, ये वाली वेलोसिटी v थी, मेरे को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री आ गया, मैंने इस ट्राइंगल में cos 30 लगा दिया। cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो v था, इस साइड ले जाओ तो v cos 30 वैल्यू आ गई बेस वाली वेलोसिटी की, तो बेस वाली वेलोसिटी आ गई हमारे पास v√3/2। ओके, अब ये वाला लेंथ भी तो चाहिए, लेंथ भी तो चाहिए। अब दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। हमारे पास रुको, ये वाले लेंथ तीनों बराबर होंगे, ये वाले लेंथ तीनों बराबर होंगे, सिमेट्रिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जरा देखो कैसे निकालोगे, चलो मैं इसको अलग से पेज पे ले लेता हूं पहले, ठीक है। ये L है, ये L है, ये L है, ये वाला लेंथ निकालना है। अभी मैं पहले पूरा निकालता हूं। तो ये वाला एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जरा AB लेंथ की बात करते हैं पहले। तो मैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC तो sin 60 यूज करता तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आता, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज L हो जाएगा, तो AB आ जाएगा आपके लिए L sin 60, रेजोल्यूशन में और भी पढ़ेंगे, sin 60 √3/2। मींस AB लेंथ जो है हमारे पास, दिस लेंथ इज हमारे पास L√3/2, दिस इज AB। और आपको पता होना चाहिए इतना तो गधों कि ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में ब्रेक करता था, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ आ गया। अगर मैं इसके 3 हिस्से कर दूं, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी, मतलब तीनों बराबर हिस्से, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 2:1 रेशियो बनेगा ना। हाँ या ना भाई, अगर मेरे पास ये पेन है 2:1 में दो, मैं कहा कि 1:1 में तोड़ो, बीच से तोड़ोगे ना एग्जैक्टली, तभी तो 1:1 आएगा, इसका जो लेंथ होगा वही इसके बराबर होएगा।
अगर मैं कहता हूं इसको 2:1 में तोड़ो, तो पहले तुम 3 बराबर बराबर हिस्से करोगे, 2 को एक साथ जोड़ दोगे, 2:1 बन गया, ये वाला लेंथ इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये L√3/2 था, मेरे को 2:1 रेशियो में ये वाला लेंथ चाहिए था, तो मैंने कहा L√3/2 का पहले तो 3 बराबर हिस्से करो, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इंटू 2 कर दो, तो ये हमारे पास O से लेके A तक आ जाएगा। ठीक है, O से लेके A तक हमारे पास आ जाएगा, तो 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास L/√3, O से लेके A। तो यही तो लेंथ था जो आपको चाहिए था। अब यहां पर ज्योमेट्री लग गई भाई, L/√3, L/√3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने पूरी लेंथ निकाली, मैंने कहा यार ये तो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, मीडियन है, तो ये हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये पूरा ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ये परपेंडिकुलर आ गया, वो 90 डिग्री आ गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा लगा दिया, साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज L, तो AB का पूरा वैल्यू आ गया हमारे पास L√3/2। अब सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में ब्रेक करता था, तो मैंने पहले इसके 3 बराबर बराबर हिस्से किए, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को ये वाला लेंथ मिल जाएगा, बस वही आ गया L/√3। अब आ गया टाइम, अगर मेरे को ये टाइम चाहिए था तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हमारे पास था L/√3 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था v√3/2। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इधर पहुंचाएगा और ये वाला डिस्टेंस ओवरऑल जो चलना था, तो हमारे पास ये आ गया L/√3 v√3/2, तो ये आ जाएगा 2L/3v, ये इसका था टाइम ऑफ कोलिजन, खत्म। ठीक है, ये आया इसका टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये वाला, 6 person of the same mass travel with the same speed u along a regular hexagon of side D such that each one always faces the other। मतलब इस बार 6 लोग हैं भैया, लेफ्ट ट्राइंगल हटा दो, 6 लोग, ये इसको देख रहा, ये इसको देख रहा, ये इसको देख के चल रहा, ये इसको देख के चल रहा, ये इसको देख के चल रहा, लव इन वो है ना, लाइफ इन अ मेट्रो वाली मूवी बना दी लग रहा है इन्होंने। ठीक है, चलो हमने देखी नहीं, बस सुना है, ऐसे ही होता। तो क्या हुआ भाई, सब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, दुनियादारी है ना। तो ये सारे मीट कहां करेंगे, अपने सेंटर पर। हमें बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मीट करेंगे। तो आ जाओ भाई, हम कर देते हैं इसको बड़े से डायग्राम में पहले। ठीक है, पहले तो हम लोग अपना रेगुलर हेक्सागन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। बेहिसाब प्यार करना गलत बात है। तो भाई ये थे 6 बंदे, A B C D E F, है ना। ये सारे के सारे, ये जो हमें साइड दे रखा है वो दे रखा था D का, D साइड का, रेगुलर हेक्सागन सारे साइड से। ठीक है, ज्योमेट्री आनी चाहिए हमारे पास। जो ये सेंटर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रहा सेंटर। तो 360 डिग्री अगर आपको इतना पता हो थोड़ा बहुत भी, तो क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास ये वाला एंगल एक रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्री का होता है, और ये वाला 60 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये वाला 60 डिग्री, बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, टोटल एंगल रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। पूरा जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, पूरा 360 डिग्री है। 360 डिग्री बटे 6 करोगे तो 60 डिग्री आएगा, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है BCDAF तक आ गया, G तक मान लो। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल बना, ये कहीं ना कहीं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। सारे बंदे मिलेंगे कहां पर, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था B से, तो ये हमारे पास सारे बंदे यहीं कहीं मिलेंगे सेंटर पे। तो ये वाला डिस्टेंस होएगा सभी के लिए, है ना। दिस विल बी L ऑफ अप्रोच,
तो एल ऑफ अप्रोच इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंस डी ही आएगा, है ना भाई। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं ना सारे, ये सारे ट्राइंगल रेगुलर हेक्सागन में इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। अगर ये डी है तो ये भी डी हुआ, तो एल ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू डी, एल ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू डी। अगर मेरे पास ये वाली वेलोसिटी जो थी बेटा v, हर बंदे की v थी ना, ये वाला एंगल मैं कह रहा हूं 60 डिग्री है, तो अब आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखना है जिससे ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अप्रोच तो इसी डायरेक्शन में करेगा इसको, ठीक है, इस पॉइंट को। तो अब जरा देखो, ये था वेलोसिटी, ठीक है, ये वाला था हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ। v था, ये था 60 डिग्री, तो मैंने एक 90 डिग्री ड्रॉप कर लिया, ठीक है। मेरे को ये वाली वेलोसिटी से मतलब है क्योंकि इसी डायरेक्शन में ले जाना है, तो कौन सा रेशियो यूज करोगे? मान लो ये वेलोसिटी v प्राइम या v नॉट कह लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच a, तो cos 60 अगर आप लगाते तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता, तो बेस था va और हाइपोटेन्यूज है v, है ना। cos 60 आ गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू va बाय v, तो va बाय 2 या फिर v/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिससे ये इस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा। वो वाली वेलोसिटी निकाल ली, लेंथ पता था, बस हो गया क्वेश्चन। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री यूज कर लो तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये आया था विच वॉज डी ओनली, एंड वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन, ये जरा देखो, ये यू से था ना, तो इस डायरेक्शन में ये मक्खी, इसी को ना मैं डर गया था इसको देख के, अबे हट जाओ, पिंक पिंक तुम कर दोगे सारा चीज है, तो खतरनाक सी मक्खी है भाई, इसी को देख के मैं डर गया, भाई साहब कितनी बड़ी मक्खी है। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आया था, अभी हम लोगों ने देखा v/2 आया था जिससे अप्रोच कर रहा है, 2d/v हमारे पास, 2d/u बोलो या 2d/v आंसर, ठीक है। तो हर केस में, ट्राइंगल हो, स्क्वायर का केस हो, इन सभी में आपको वो डायगोनल का वो वाला लेंथ निकालना है जहां पर ये अप्रोच करेंगे, और ये अपने हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री पे मीट करते हैं, तो आप वो निकालोगे, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उसको उसकी तरफ लेके जा रहा है उसको निकालोगे, राइट। तो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी के जो हमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हमें डिस्कस करने थे। एनसीईआरटी की जब डिस्कशन होगी तो उसमें भी 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे सेकंड पेज पे। जब लास्ट एक्सरसाइज के सेकंड पेज पे जाओगे तो लाइन से 2-3 कार्स वाला एक क्वेश्चन है, एक बस स्टेशन का रेगुलर इंटरवल में बस जा रही है वो वाला है, ठीक है। आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।